आशिकी बन रही थी। उनके फादर महेश भट्ट है, लेकिन उनके उस वक़्त निजी ज़िंदगी में उनकी जो अफ़ेयर थी, उसमें उनको ये चॉइस करना पड़ा कि आइदर यू वांट टू बी इन द मूवीज़ और यू कैन बी माय गर्लफ्रेंड। तो उस वक़्त उन्होंने मना कर दिया था आशिकी को। बाद में वो ऊटी में गई, शूटिंग्स देखने के दौरान उनको लगा कि अरे ये तो आई हैव डन अ मैसेकर टू माय सेल्फ। आशिकी भी ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म है। वो पूजा की मम्मी जो है लोरेन ब्राइट, जिसने शादी के बाद अपना नाम किरण कर दिया था, उनकी और मेरी सच्चाई पर आधारित है। कुमार शानू में एक सिंप्लिसिटी है, बहुत ही सिंपल किस्म का शख्स है। लोग कहते थे कि ही इज अ रेप्लिका ऑफ किशोर कुमार। नो, ही मे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय किशोर कुमार, पर उसकी एक अपनी अदा थी, उसकी अपनी आवाज़ थी, उसका एक अंदाज था जो आज भी मैं सुनता हूँ। जो उसके उसने हमारे एक सीरियल में गाना गाया था नामकरण में, मैं तो उसका मुरीद हूँ। आई जस्ट लव। और म्यूजिक डायरेक्टर जिनके साथ इक्वली इतना बड़ा रहा है, दैट इज नदीम श्रवण। उससे ज़्यादा पैशनेट मैंने म्यूज़िक डायरेक्टर देखा नहीं है अपने करियर में। जुनून था उसका। श्रवण भाई और समीर भाई बैठते थे और वो श्रवण को बोलते थे कि वो बोंगो पे काम करता था, तो वो श्रवण को बोलता था कि लॉक कर दो दरवाज़ा, भट्ट साहब को हम जाने नहीं देंगे, 100 धुन सुनाएंगे, 100 मुखड़े के साथ, और एक के बाद एक सुनाता रहता। शाहरुख के साथ आपने कई फिल्मों में काम किया है, बट अनफॉर्चुनेटली दो। सो मैं बोलता हूँ ना कि हम द ओनली पर्सन में 2 फ्लॉप्स विद शाहरुख। हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सुरगम। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबके चहीते लेजेंडरी डायरेक्टर महेश भट्ट सर एंड सुरीता। कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले मैं कहूँगा, जो फिल्म का जो टाइटल ट्रैक है, मैंने जब से सुना है, आई एम बीन लाइक, मैंने सर को भी मैसेज किया था, आई बीन हमिंग इट, सिंगिंग, हियरिंग इट, बट आपसे जानना चाहूँगा फीडबैक्स एंड रिएक्शंस किस तरह के आ रहे हैं। वेल, शी इज एक्सटैटिक अबाउट the music having created the kind of stir on arrival। ये इसमें कोई दो राय नहीं कि पॉपकॉर्न की आवाज़ में जो सोज है, जो एंगस्ट है, वो हमको तो छूता था, मगर मुझे इस बात का शायद थोड़ा सा शक था कि क्या ये जो इस EDM के दौर में, क्या वो इस जनरेशन को छुएगा। राइट। तो जो ड्रॉ डेटा आया वहां से, उसने चीख चीख के एक ही बात कही कि आपको लगता है कि आपका दिल जो है ये नौजवान दिलों से अलग है, क्योंकि जो बात आपको रुलाती है उनको भी रुलाती है। तो ये दैट वाज अ डिस्कवरी एंड इट्स अ वेरी हैप्पी डिस्कवरी कि हम जो महसूस करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, अगर बात इमोशनल है और बात बहुत सादगी से कही गई है, जिसके लिए हमारी राइटर जो है श्वेता बोत्रा, जो जिनको मैं फीमेल शैलेंद्र कहता हूँ, कि उनकी सादगी और हिंदी हार्टलैंड से आई हैं, तो वो, और हमारे मरहूम शायर थे पाकिस्तान की कतरी शिफाई साहब, जिन्होंने अनु मलिक के साथ में तेरे दर पे सनम और बाकी बहुत गाने लिखे थे। उन्होंने एक बात कही थी कि अच्छा कलाम जो होता है ना, अपना संगीत साथ में लेके आता है। तो व्हेन द राइट इज वेरी गुड, वेरी पावरफुल, उसमें एक डेप्थ होती है जो कहानी से जुड़ी होती है। तो संगीत का जो स्तर जो है ना, वो ऊंचा हो जाता है, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। वाह, सुरीता, वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, क्योंकि ये गाना जो था, अगेन गेटिंग इट, एंड जिस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, आपसे जानना चाहूँगा। मैं वहीं से शुरू करूंगी जहाँ से भट्ट साहब ने ख़त्म किया। राइटिंग की डिसिप्लिन, हमारे पास एक भट्ट साहब की राइटिंग रूम है, श्वेता है, मैं हूँ, और इन अ डिसिप्लिन्ड वे हर दिन बैठ के हम लोग स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, और इस स्क्रिप्ट पे काम करने के वजह से ही हमको सॉन्ग सिचुएशंस और सॉन्ग का टोन एंड टेनर क्या होगा ये मालूम पड़ता है। श्वेता रोट ईच ऑफ द ट्यून्स एंड दे आर रेजोनेटिंग सो वेल, क्योंकि वो पूरी तरह से कहानी से जुड़ी हुई है। हमारा एक भी गाना अलग से मूड बेस्ड या फिर हटके नहीं है, नहीं है। हाँ बिल्कुल, इट्स नॉट शू हॉर्न्ड, वो आपके स्टोरी के साथ चल रहा है। सर, एक सिमिलैरिटी है जो आई कुड नोटिस, एंड वो थी कि 30 साल पहले
आपने जो एक फर्स्ट टाइम एक प्रॉपर आउट एंड आउट लव स्टोरी बनाई थी आशिकी, तो नए चेहरे उस वक्त भी थे, एक सो कॉल्ड थोड़े से लिटिल नोन थे, थोड़े बहुत नोन म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण, सिंगर्स भी आपके जो थे थोड़े बहुत स्ट्रगल करते करते आ रहे थे, और आज अगर इसमें भी दो नए चेहरे आ रहे हैं, ऑफ कोर्स वी हैव लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर अन्नू मलिक सर विद अस, बट वो सिमिलैरिटी आपको भी कहीं नजर आई इतने सालों बाद यू आर एसोसिएटेड विद डेब्यूटेंट की फिल्म्स? नहीं, ये किसी तरह से उस फ्रैंचाइज का मोहताज नहीं है। ये श्रुतिता की ज़िंदगी से इसका तालमेल है, और इसकी ज़िंदगी की जो सच्चाइयाँ जो हैं, और कुछ हमारी भी आप बीती है, हमने उसमें बुनी है, और ये एक स्टैंड अलोन एक दास्तान है जो आज के कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को रेस करता है। ये सिनेमा, ये फिल्म, वो जो इश्यूज़ ऑफ क्या एक औरत, यंग गर्ल जो सपने देखती है, एक स्पेस क्रिएट करने की सपने देखती है अपने लिए, क्या उसको अपने पर्सनल एम्बिशन को छोड़कर प्यार के लिए उसको सैक्रिफाइस कर देना चाहिए? इट ऑल्सो डील्स विथ फेम एडिक्शन, कि एक नया किस्म का एडिक्शन जो है इस विश्व में है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट स्पेस में नहीं है, वो सोशल मीडिया पे जो लोग आए दिन डोपामाइन शॉट्स के लिए अपने लाइक्स डिसलाइक्स देखते रहते हैं, और नंबर्स ऑफ फॉलोअर्स को देखते रहते हैं, वो भी एडिक्टिव हो जाते हैं। सो हाउ वी हैव पुट इन द कंटेम्प्रेरी रेलेवेंट इश्यूज इन हर लिव स्टोरी, ये इसकी एक यूनिक पहचान है। और हर फिल्म जो होती है ना, अपने टाइम फ्रेम की बाय प्रोडक्ट होती है, राइट? आई मीन आशिकी वाज मेड इन 90s, राइट? ये 2025 है, ये ऑलमोस्ट 35 years later, राइट? एंड वक्त बदल गया है, लोग बदल गए हैं, कंज्यूमर्स बदल गए हैं, और ये जो नौजवान पीढ़ी है, I would say them, they are the vibrant young voices, have their own interpretation of life. तो वो सब जब मिलके जब हमने परोसा है, तो एक बिल्कुल स्टैंड अलोन नया प्रोडक्ट खड़ा है। आपके लिए अगेन व्हेन यू हैव अ मेंटोर लाइक भट्ट साहब, इट मस्ट बी लाइक अ किड इन अ कैंडी स्टोर, कि मैं क्या इनसे कितनी चीज़ें क्या लूँ, इनका डायरेक्शन सेंस है, या इनका म्यूजिक सेंस है, स्क्रीन प्ले सेंस है, या हिज वे ऑफ लुकिंग अप टू अ फीमेल, जो प्रोटैगनिस्ट इनकी फिल्मों में रही है, वो हमेशा, फिर अगर हम अर्थ की बात करें, तमन्ना की बात करें, या डैडी की बात करें, वो फिल्मों में हमेशा, या इवन आशिकी में, द सेकंड हाफ में द वे अन्नू अग्रवाल रिवोल्ट्स टू इट एंड स्टैंड्स अप फॉर हरसेल्फ, ये जो था, तो मुझे जानना है कि क्या क्या चीज़ें आपने उनसे वो लेने की कोशिश की है। सर के बारे में बोलने से पहले मैं उनकी बेटी पूजा भट्ट के बारे में बोलना चाहूँगी। माई बर्थडे इज़ ऑन द 10th of June, और 9th को पूजा ने मुझे कॉल किया था, क्योंकि स्टोरी के बारे में हमारा थीम क्या है, मिशन क्या है इस कहानी को बोलने के लिए, वो हमने उनको सुनाया था। तो उन्होंने कॉल करके कहा कि श्रुतिता, यू मस्ट डेफिनेटली वॉइस दिस, कि आज तुम कहानी बोल रही हो, लेकिन जब मैं अपना फिल्म करियर शुरू कर रही थी, डैडी उन्होंने किया था, उस वक्त उनको यही कॉन्फ्लिक्ट से गुजरना पड़ा। आशिकी बन रही थी, उनके फादर महेश भट्ट है, लेकिन उनके उस वक्त निजी ज़िंदगी में उनकी जो अफेयर थी, उसमें उनको ये चॉइस करना पड़ा कि आइदर यू वांट टू बी इन द मूवीज़ और यू कैन बी माय गर्लफ्रेंड। तो उस वक्त उन्होंने मना कर दिया था आशिकी को। बाद में वो ऊटी में गई, शूटिंग्स देखने के दौरान उनको लगा कि अरे ये तो आई हैव डन अ मैसेकर टू माई सेल्फ। उसके बाद वो शी कुड कम आउट ऑफ इट एंड दिल है कि मानता नहीं बनी। तो जब पूजा जैसी औरत जो इतनी स्ट्रॉन्ग वॉइस्ड है, और मैं बहुत फॉलो करती हूँ, मैं बोलती हूँ मैंने पूजा से ज़्यादा सीखा है भट्ट साहब से ज़्यादा, बिकॉज शी इज़ अ वुमन हु हैज़ कैरीड हरसेल्फ। तो अगर उनके वक्त पे ये दौर गुजर चुका है, तो तू मेरी पूरी कहानी जो हमारी फिल्म है, इसमें ये आवाज़ें, ये सारे रिफ्लेक्शंस लाना बहुत ज़रूरी था। और भट्ट साहब के रहते हुए हमको पता था कि वी विल डू जस्टिस टू बोथ द साइड्स। सो देर आर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। भट्ट साहब के होने से क्या होता है, कोई एक चरित्र या कोई एक दर्शन को हम नहीं लाते हैं, वी कैन गिव इट मल्टीपल फैसेट्स ऑफ लाइफ। तो जहाँ एक अनिका है, जो हम, आई विल से शी इज़ द हीरो ऑफ माई फिल्म, वहाँ एक रोहन भी है जो उसे बहुत सिक्योर वे में बोलता है कि तुम जाओ,
तुम अपने सपने पूरा करो। देन व्हाट शी डज विथ इट इज फेट, एंड देन वी टेल। इसके बाद तो मैं कहानी नहीं बता सकती आपको। कमिंग बैक टू भट्ट साहब, यस, imbibing from him. हाँ, तो ये जहाँ तक कि कैरेक्टर्स को ट्रेट्स देना, ये एक बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो भट्ट साहब ने मुझे पहले भी बताया था, इस बार भी कहा, कि देखो फिल्म मेकिंग इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट दैन जो सड़क पे जो रास्ता बना रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ईटा पे सीमेंट, सीमेंट पे फिर ईटा, इससे ज़्यादा कुछ डोंट एट्रीब्यूट एनीथिंग बियॉन्ड दिस। Interesting. और ये प्रोफेशन, क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड होराइजन नहीं है, इसका कोई थमने का भी कुछ नहीं है, और कोई फिक्स्ड आपके पास कोई डेटा या किसी भी तरह आपको कोई गारंटी खरीद के नहीं दे सकता। तो ये लेसन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात वो हम सब से बोलते हैं, इफ़ आई कैन डू इट यू कैन डू इट टू। तो अपने ज़िंदगी के कैसे 16 साल की उम्र में उन्होंने काम शुरू किया, कभी एयर फ्रेशनर्स बेचे, कभी टर्नर एंड फिटर जैसे किसी कंपनी में जाके मैकेनिकल काम किए। ये सारे काम करते करते उन्होंने एक दिन तय किया कि नहीं, मुझे अब यही करना है। अपने गुरु के सामने पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं आता। तो वो जब भट्ट साहब बोलते हैं, बिकॉज उनकी जी हुई जिंदगी है, तो इट साउंड्स ट्रू टू अस, दैट बिकम्स अ मेन मोटो। तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ है। भट्ट साहब से क्या सीखा है? जिंदगी। क्या बात है, वाओ। बट आपने 35 इयर्स की जो जिक्र किया आशिकी की, मैं फिर थोड़ा सा उसके बारे में बात करना चाहूँगा, बिकॉज इसी साल 35 इयर्स वी सेलिब्रेटेड द फिल्म ऑल्सो। आज इतने साल हो गए सर, फिर भी वो फिल्म फ्रेश है, उसके गाने फ्रेश है, उसका मुद्दा अगेन वो भी रेलेवेंट है आज भी, स्पेशली अन्नू का जो कैरेक्टर है वो। आपसे जानना चाहूँगा कि क्या स्पेशल चीज़ आपको लगती है सर इतने सालों के बाद, कि when people come up to you and say कि यार हम आशिकी के फैंस हैं हम। देखिए अगेन वही बात लगती है कि जो आप अपनी निजी ज़िंदगी से निकालते हैं। जैसे लोगों ने कहा कि अर्थ ऑटोबायोग्राफिकल है और जन्म ऑटोबायोग्राफिकल है, ज़ख्म ऑटोबायोग्राफिकल है, आशिकी भी ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म है। वो पूजा की मम्मी जो है लोरेन ब्राइट, जिसने शादी के बाद अपना नाम किरण कर दिया था, उनकी और मेरी सच्चाई पर आधारित है। वो बॉम्बे स्कॉटिश ऑर्फनेज, वो स्कूल जहाँ पर हमारा रोमांस ब्लूम हुआ था, हम बाहर से थे और फिर उनको निकाल दिया गया था क्योंकि हम क्लासरूम में चले गए थे, तो वो पकड़ी गई थी। शी वॉज एन ऑर्फन, काइंड ऑफ ऑर्फन माँ थी, मगर कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। फिर उनके साथ में मैंने ज़िंदगी कैसे उनका हाथ थाम कर अब तक हम वी डोंट लिव टुगेदर, मगर अब भी हमारा साथ वही हम वैसे ही निभाते हैं जैसे उस वक्त निभाते थे। तो वो सच्चाई थी। और एक मोड़ ऐसा भी आया था कि किरण को क्योंकि बहुत खूबसूरत थी, तो उसको मॉडलिंग के कुछ कमाल के कुछ ऑफर्स आने शुरू हो गए, और हम जो है अनएम्प्लॉयड थे, कुछ काम ठीक ठाक नहीं था। तो दिल में वो एक डर आ गया था कि अरे कहीं ये ऐसा नहीं हो कि क्योंकि मेरी औकात जो है फाइनेंशियली वो है नहीं, तो ये जिस लड़की से मेरा प्यार हुआ है वो हाथ से निकल जाए, दूर हो जाए। तो जहन में रह रह के वो डर जो है आ ही जाता था। तो वो उस एहसास को आदमी प्यार करता है, बड़ा टेरिटोरियल हो जाता है। और जब वो कुछ नहीं होता है तो ज़्यादा टेरिटोरियल हो जाता है। तो उस दौर से हम गुजरे हैं, तो वो हमने वो दर्शाया है। और मगर वो कैरेक्टर जो हमने सबसे अच्छा उसमें क्रिएट किया था वो रीमा लागू का किया था, जो कहती हैं काम करना नहीं छोड़ना, क्योंकि तुम पे प्रेशर डालेगा, और अगर तुमको वाकई उसको हेल्प करना है तो उसको जलने दो, तड़पने दो। क्योंकि ये हमने देखा है अपनी ज़िंदगी में, इसने भी देखा है कि वही कि हमारा जिसका जो सबसे बुरा वक्त होता है ना, उसको अगर आप बहुत ही ब्रेवली कन्फ्रंट करें तो उसके अंदर ही आपका भविष्य जो है छुपा हुआ होता है। एंड वो जो बोलते हैं ना, हार्शेस्ट विंटर में ही कहीं पर उसकी कोख में द समर इज हिडन, तो वो आग जो है वहाँ पर उसका जन्म होता है। तो वो जो राहुल के कैरेक्टर के साथ में उसका दर्द से रिश्ता जुड़ता है। एंड वो हमारी ज़िंदगी में घटा था, तो वो
हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया, इसलिए वो आज भी 35 साल बाद आप उसका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जब जिया हुआ सच होता है, जैसे इसमें तू मेरी पूरी कहानी में इसका जिया हुआ सच है, मेरा कुछ जिया हुआ सच है, और वो यकीनन ऑडियंस को आज ही नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद छुएगा, क्योंकि दैट्स द फैक्ट अबाउट लाइफ के सच्चाई, सच जो है कभी उस पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती। यू नो, अन्नू मलिक के साथ इस फिल्म में आपका कोलैब है, तो फर्स्ट फिल्म, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वाज आवारगी, वहाँ से आपकी शुरुआत नहीं, फिर तेरी कहानी याद आई। आवारगी वाज 89, नहीं, आवारगी वाज आफ्टर दैट। नहीं 89 90 शायद, वाज इट? आई डोंट नो। आई थिंक फर्स्ट कोलैब वाज दैट। फिर तेरी कहानी वाज वेयर समथिंग, मेरा वही सवाल था कि वहाँ से लेकर कारतूस तक उन्होंने आपके साथ काम किया, फिर उसके बाद मर्डर एंड जहर जैसी फिल्मों में भी एसोसिएशन था, बट द फिल्म विच चेंज्ड आल्सो फॉर अन्नू वाज फिर तेरी कहानी याद आई। यस, या द सॉन्ग Yeah. तेरे दर पर सनम, क्या स्पेशल मेमोरी याद आती है उस गाने की मेकिंग से रिलेटेड? बिकॉज दैट Are you sure Awargi was? No, I think Awargi was later on. If you just 1990, must be after फिर तेरी कहानी, क्योंकि अब मुझे याद है कि 80s में मेरी काश, नाम के बाद काश थी, काश के बाद ठिकाना थी। सेम ना ठिकाना और आवारगी सेम, अनिल कपूर। नहीं, but it was ठिकाना did not have the music. That was कल्याण जी। कल्याण जी भाई, correct. Correct. And then I had Daddy 89. Then I had Ashiki. Then I had दिल है कमान तेरी सड़क, and उसके बाद में वो आई थी फिर तेरी कहानी याद आई, आवारगी उसके और पहले उसके बाद में आवारगी आई थी। Okay. That's what my memory says. Maybe I thought it was It was after that. It was after that. Okay. तो कमिंग बैक टू फिर तेरी कहानी है याद आई का वो सॉन्ग एंड दैट क्रिएशन ऑफ दैट सॉन्ग, आज भी वो गाना इतना फ्रेश लगता है सर। राइटिंग अगेन, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि श्वेता बोथरा जो है, उसने अन्नू मलिक की संगीत को नया किया है, क्योंकि जब शब्द नए होते हैं, जैसे कदीर शफाई साहब ने जो अपना कलाम गिफ्ट किया अन्नू को, क्योंकि वो सरदार मलिक साहब से बहुत प्रभावित थे, उससे बहुत प्यार करते थे, तो वो that was the foundation on which he created his new beginning. But sir, again I'll go back to 1990 and connect with this because एक और सिमिलैरिटी है कि वो दौर जो था लेट 80s का, जब सिर्फ एक्शन फिल्में, ग्रैंड फिल्में, मारधाड़ वाली साउथ वाली फिल्में बन रही थी, 2-3 फिल्मों ने आके वो एक चेंज किया था, मैंने प्यार किया, कयामत से कयामत तक एंड आशिकी। इन तीनों फिल्मों के बाद एक पूरा 90s का म्यूजिकल दौर की शुरुआत हुई थी। इवन द बिगेस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स, बिकॉज ऑफ द सुपरस्टार स्टार्टेड, यू नो, उनकी फिल्में नहीं चल रही थी और न्यू कमर्स की फिल्में, म्यूजिकल फिल्में चल रही थी। आज भी हम उसी दौर से गुजर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले साल तक इट वाज ऑल द बिग बजट मूवीज एंड ग्रैंड मूवीज एंड साउथ मूवीज, बट इस साल लाइफ इन जो मेट्रो इन दिनों में जो म्यूजिक आया, उसके बाद सैयारा एंड नाउ योर्स दिस वन, तो कैन वी से दैट एरा इज गोइंग टू चेंज? Not mine. बट क्या कहना चाहेंगे सर आप इसके बारे में, बदलते वक्त एंड दिस म्यूजिकल दौर? सिक्लिक होता है, आई मीन देयर आर नो ट्रेंड्स, मगर द सीजन ऑफ लव इज इटर्नल, क्योंकि हर दौर में लोग प्यार करते हैं, इश्क होता है, दिल टूटता है, लोग अलग होते हैं, फिर जुड़ते हैं। तो जैसे मौसम जो है वही साइकिल में वही आते हैं। एस वाई मेरा तो एक बहुत सिंपल ब्रीफ होता है म्यूजिक डायरेक्टर को कि चार मौसम की जो कंस्ट्रक्ट्स को देख लीजिए आप, और गाने भी वैसे ही आप कंपोज कीजिए, तो यकीनन वो आपकी कहानी के ग्राफ से उसका तालमेल होगा एंड इट विल वर्क। आई वुड से कि ये इम्पेशेंट टाइम ज़रूर है, और अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर का एक दौर है, टाइम पावर्टी इज़ अ रियलिटी, सोफिस्टिकेशन है लिसनर की, वो इंस्टेंटली गाना जो है वो सुन के वो बंद कर देता है अगर वो उसको प्रभावित नहीं करता है। मगर एक त्रासदी ये है जो जिसका मुझे डर हमेशा रहा है हाल ही में कुछ पिछले दिनों से,
कि पहले ये होता था कि जब म्यूज़िक हिट हो जाता था तो लोग के लिए वो एक प्रीकर्सर का काम करता था, वो इट वाज लाइक एन एडवर्टाइजमेंट बिफोर द रिलीज ऑफ द फिल्म। तो वो फिर उससे गानों से प्रभावित होके वो जाते थे पिक्चर Right. देखने। मगर आज कल क्योंकि कंटेंट इतना इजीली अवेलेबल है स्मार्टफोन पे, तो अगर गाने का लुत्फ लेना है तो आप वहाँ देख लेंगे अपने, तो सिनेमा हॉल में क्यों जाएंगे। और वो भी क्यूरेटेड कंटेंट जो है जो पर्टिकुलर टाइम में दिखाया जाता है। तो द टाइम्स हैव चेंज, विल इट ड्रॉ द ऑडियंस इनटू द हॉल क्योंकि आपका म्यूजिक ही अच्छा है, दैट्स वन कंसर्न। मगर लव स्टोरी में अगर वो तड़प होगी या वो सच्चाई होगी जिससे वो गुजर रहे हैं, वो दौर गुजर रहा है, तो यकीनन वो अपनी जगह बनाएगी ऑडियंस के दिल में। दिस इज माय पर्सनल बिलीफ एंड आई हैव सीन दैट हैपन। और मगर माय ओनली कंसर्न इज ऑलवेज बीन दिस के वर्ड ऑफ माउथ के लिए भी यू मस्ट हैव पीपल इन द हॉल, करेक्ट। क्योंकि वो आखिरकार लोग ही होते हैं ना एम्बेसडर, जो जाके बोलते हैं कि फलानी फिल्म देखो या फलाना गाना सुनो। जैसे राइट। आपको मैंने कहा कि ये गाने सुनिए, ये इसके गाने अच्छे हैं, तो आपने गाने सुने और आपको एक गाना बहुत अच्छा लगा, तो फिर आपने खुद इनिशिएटिव लेके वो गाना जो है अपने दर्शकों को सुनाया। करेक्ट। तो देन अल्टीमेटली जो है जरिया जो है इंसान ही है। हम एक दूसरे को छू लें तो दूसरा आपका काम कर देता है, मगर वो उसके लिए वो अटेंशन स्पैन जो है ना वो बहुत कम हो गया है। दैट्स द प्रॉब्लम। वो विल विश कि वो चेंज हो जाए। बट आई गॉट क्विकली सम फैन क्वेश्चंस क्योंकि वक्त का तकाजा है। तो सर, आपने किशोर कुमार से लेकर जी। पैपॉन तक जो लोगों के साथ इतने बढ़िया बढ़िया सिंगर्स के साथ काम किया, लेकिन मैक्सिमम एसोसिएशन रहा है कुमार शानू के जी, साथ। जी। और आज इतने साल हो गए फिर भी कुमार शानू इज नाउ द लेजेंड बन में स्टेटस गिन गया है। आपसे जानना चाहूँगा कि वो क्या क्वालिटी आपको लगती थी, या व्हाट यू फील कि व्हाट इज देयर कि वो कुमार शानू है। कुमार शानू में एक सिंप्लिसिटी है, बहुत ही सिंपल किस्म का शख्स है। अब वो एक इंसान की आवाज़ कुदरत उसको क्यों गिफ्ट करती है, उसका कोई सिंपल एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता है। मगर हाँ, उसकी आवाज़ में एक नेचुरल एंग्स्ट भी है और एक यूथफुलनेस भी है। और जब भी आप किसी एक्टर के ग्राफ को देखते हैं जो सुपर स्टारडम तक पहुंचता है, तो उसके पीछे म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ होता है। ऑफ कोर्स। तो कुमार शानू एक तो बहुत सिंपल शख्स है, एंड लोग कहते थे कि ही इज अ रेप्लिका ऑफ किशोर कुमार। नो, ही मे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय किशोर कुमार, बट उसकी एक अपनी अदा थी, उसकी एक अपनी आवाज़ थी, उसका एक अंदाज था जो आज भी मैं सुनता हूँ। जो उसने हमारे एक सीरियल में गाना गाया था नामकरण में, मैं तो उसका मुरीद हूँ। आई जस्ट लव हिम, इज आउटस्टैंडिंग। एक और जो अन्नू के साथ आपका जो कोलैबोरेशन तो इतना बढ़िया रहा है, जो एक और म्यूजिक डायरेक्टर जिनके साथ इक्वली इतना बड़ा रहा है, एंड दैट इज नदीम श्रवण। रिसेंटली डिड अ फुल एंटायर लॉन्ग ड्यू चैट विद नदीम के साथ मैंने अभी किया था। बट आपसे जानना चाहूँगा, एक तो वो फर्स्ट मुलाकात, और वो क्या था आपके और नदीम श्रवण में कि कहीं ना कहीं आई थिंक हर एक गाना फ्रॉम एवरी फिल्म हैज़ बिकम अ सुपर हिट सॉन्ग। उससे ज़्यादा पैशनेट मैंने म्यूज़िक डायरेक्टर देखा नहीं है अपने करियर में। जुनून था उसके अंदर। और वो यारी रोड में उसका सिटिंग रूम था, तो वहाँ में हम जाते थे उसको मिलने। तो वो श्रवण भाई और समीर भाई बैठते थे, और वो श्रवण को बोलते थे कि वो बोंगो पे काम करता था। तो वो श्रवण को बोलता था कि लॉक कर दो दरवाज़ा, भट्ट साहब को हम जाने नहीं देंगे, 100 धुन सुनाएंगे, 100 मुखड़े के साथ, और एक के बाद एक के बाद एक सुनाता रहता था। और मुझे याद है कि मेरे राज खोसला साहब ने मुझसे कहा था कि ओपी नैयर साहब जो थे मरहूम, उनमें भी ये बात थी कि बोलते कि उनके पास चले जाओ, बस आपको शाम तक जाने नहीं देते। तो ये एक
खजाना होता है आपके अंदर जो है, जो कुदरत आपको देती है, और अगर वह हाथ आ जाए तो आई वॉज लकी टू कम अक्रॉस नदीम श्रवण, बट द जीनियस ऑफ गुलशन कुमार, गुलशन कुमार ने उन गानों को पहुंचाया. मार्केटिंग वॉज अ वेरी मेजर टूल, क्योंकि वो घर घर पहुंचाना कोई आसान काम नहीं था. तो देयर वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ट्राई. शाहरुख के साथ आपने कई फिल्मों में काम किया है, बट अनफॉर्चुनेटली दो. सो आई मैं बोलता हूँ ना कि आई एम द ओनली पर्सन हु मेड 2 फ्लॉप्स विद शाहरुख बट खान. जो बात यह है कि फिलहाल शाहरुख के सन का जो डेब्यू हुआ है विद बैड्स ऑफ द बॉलीवुड, जहाँ पे, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सुपरस्टार के बेटे ने एक्टिंग में नहीं गया और डायरेक्शन किया है. सो बीइंग अ डायरेक्टर, हाउ डू यू लुक अप टू दिस? एंड मैंने बच्चे की फिल्म नहीं देखी, मैं यकीनन बाप का कुछ तो आया होगा उसके अंदर, क्योंकि जेनेटिक कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो ब्लीड इन कर जाते हैं. मगर अगर उसने एक्टिंग नहीं मार डायरेक्शन का एक पाथ चूज किया है, तो नेचुरल है कि सिनेमा के उस विंग से वो अपने आप को जोड़ना चाहता है. और I can only give my raw, truthful opinion after I see the content. But I hear good things about it. I hear that it is Fun. it's being liked by people, and it has a fascinating star cast. जी, आई नो इट्स अ टफ सवाल लास्ट है, बट आपके ऑल टाइम फेवरेट टॉप 3 महेश भट्ट सॉन्ग्स कौन से हैं? मैं उनसे तो नहीं पूछूंगा बिकॉज एवरी टाइम ही विल गिव मी कि सब है, बट आपसे पूछ रहा हूँ आज. मुझे लगा आप फिल्म के बारे में पूछेंगे. चलो, फिल्म, वी कैन हैव फिल्म्स आल्सो, बट आई एंड सॉन्ग्स इफ पॉसिबल. Yes. क्योंकि फिल्म्स में डेफिनेटली सारांश इज माय बेस्ट फिल्म. ओह वाओ. I love it because of its thematic semblance with what it stands for even today. Relevance की बात करो तो, because we are living in such times where such values are invisible, Saransh always stands out for me. गाने जो गाना मेरे साथ एक एंथम की तरह मेरे ज़िंदगी में, जब मैं एक बहुत लो फेज से गुजर रही थी, वो गाना एक एंथम की तरह मैं गुनगुनाती थी. वो तमन्ना फिल्म की है. आई न्यू इट. शब के जागे हुए. It used to be many evenings I have spent listening to and singing that song. तेरे दर पर सनम, definitely. And डैडी का वो जो लोरी, वो innocence है कभी उसमें. सो जा डैडी तेरे जागे, उसमें घर के उजाले. जितनी बार वो फिल्म मैंने देखी और वो लोरी पे आती है, एक तो भट्ट साहब के semblance है with that, लगता है कि almost he is singing it himself. वो बहुत it makes me cry very much, and because I had a very close relationship with my father who's no more in the world, वो लगता है कि it's a conscience, it's not just a song, कि conscience की तरह वो गाना गाता है कि somewhere there's a father always in the present, in the absence is his presence. यू नो, मेरे फेवरेट, वो मेरा भी पर्सनल फेवरेट लोरी है, मैंने उनसे अक्सर कहा है. बट बिफोर एंडिंग इट, एक खाली जो सॉन्ग फिल्म की बात की, मैं सिर्फ एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा. सारांश की बात की, एंड रिसेंटली वी डिड फिल्म क्लब विद अमित कुमार. तो मैंने अमित एक सवाल पूछा था कि ही वॉज कॉन्स्टेंटली सेइंग कि पापा यानी किशोर दा ये गाने पे मुझे क्रिटिसाइज करते थे, ये बराबर नहीं गाया, ये नहीं गाया, वो नहीं गाया. तो आई आस्क्ड हिम, एक ऐसा तो गाना होगा जब उनको प्राउड फील हुआ था. तो ही सेड, आज तक मुझे किसी ने पूछा नहीं है. ही स्टार्टेड थिंकिंग एंड देन ही सेड, एक ही गाना है सारांश का. किशोर दा सेड, दिस इज द बेस्ट सॉन्ग यू हैव संग. हर घड़ी शाम. विजय वर्मन, अजीत वर्मन. So outstanding song. Outstanding, but thank you, sir. Thank you for giving us so Thank many you so much. wonderful Thank you. inspiring us, and all the best to you and your future. Thank you. So Thank you. much. Radio Nasha.